हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में मशगूल होंगे, बिजी होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं। और ये हमारा नया वीडियो जो होने वाला है ये काफ़ी पुराना ही समझ लीजिए, ताकि आप देख चुके होंगे। यानी कि लेसन नंबर 1 जो आपने पढ़ा है, लेसन नंबर 1 जो आपने पढ़ा है, हाँ, लेसन जब नंबर 1 जो आपने पढ़ा है, ठीक है, 1 जो पढ़ा है, इस लेसन नंबर 1 का यानी भौतिकी का, फिजिक्स का लेसन नंबर 1 चैप्टर जो है भौतिकी का, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का क्या लेकर आए हैं। ये जो हमारा है आज का जो वीडियो होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आपने तो लेक्चर सुना होगा, लेक्चर देखा होगा, साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा होगा आपने। बट आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा आज के टॉपिक में क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है। पहले लेसन का यानी भौतिकी जो है, फिजिक्स है, उसका पहले लेसन का आज ऑब्जेक्टिव होगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है या दर्पण है। ठीक है, कह रहा है कि दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण है और इसके सामने, ठीक है, किसी भी दूरी पर स्थित, माना कि इसके सामने कोई भी दूरी पर, इसी दूरी पर क्या होगा? स्थित होगा, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। और यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब भाई? तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो सीधा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण पूछा जा रहा है कि इस दर्पण का नाम क्या होगा? इस दर्पण का नाम क्या है, मतलब यह कौन सा दर्पण है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि पहला हमारा जो ऑप्शन है क्या है कि केवल समतल। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, वस्तु के समान आकार का भी होता है। ठीक है, मगर केवल अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण में होगा? अवतल दर्पण में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ा और छोटा क्या बनता है? बड़ा, छोटा एवं समान आकार का भी बन जाता है, इसमें वस्तु का इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतीत तो होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीसरा हमारा ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है केवल उत्तल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? केवल इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो वो समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल होगा। क्योंकि हम दोनों, देखिए यहाँ पर आप एक तो भी अगर ऑप्शन में एक रहता, ये वाला नहीं रहता, तब हम मान सकते थे ये वाला, ठीक है, या ये वाला। बट यहां पर तो ऑप्शन में हमको दे रखा है दोनों। ठीक है, तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, क्योंकि समतल और उत्तल दोनों में क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, वह प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। तो याद रखेंगे इस टाइप से आप। ठीक है, पहला हमारा राइट आंसर या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश है यानी सूरज से जो क्या निकलती है बच्चों? सूरज से जो निकलती है, क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। ये जो प्रकाश निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि प्रकाश जो निकलती है, ये जो प्रकाश निकलती है ये कैसे निकलती है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा है, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। जब आप याद करिए कि मॉर्निंग में जब सवेर के समय सूरज जो निकलता है तो उस समय जो प्रकाश की किरणें जो होती है वो गमन करती है, निकलती है। तो कैसे निकलती है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो होगा ही नहीं हमारा। किसी भी दिशा में नहीं जाती है मेरे प्यारे साथियों, जिधर से निकलती है उसी दिशा में जाती है। और टेढ़ी दिशा तो बिल्कुल नहीं दिखा दे रहा आपको, दिख रहा है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है हमारा सीधी या सरल रेखा में भी बोल सकते हैं यह गमन करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। आइए बच्चों, आपको हम बताते चलेंगे कि पहला ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन के एक नियम होते हैं।
या 2 नियम होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो आपको बता दे कि हमारा जो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम होता है वो 4 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है और 1 भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि आपतित किरण, कौन सी किरण मेरे प्यारे साथियों, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जो है इस पर डाला गया अभिलंब, क्या चीज किया गया, डाला गया अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों कितने समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर तो होता है किसके, परावर्तन कोण के, किसके, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक ना। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, ये हमारा दूसरा नियम है। तो आपको पढ़ाया गया था कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक बोलेंगे कि इसका जो प्रवर्तन का नियम होता है वो 2 ही नियम होता है मेरे प्यारे साथियों। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, बहुत आसान है। वैसे आप लेक्चर लगाए होंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, अगर लेक्चर देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। सभी ऑब्जेक्टिव आप खुद ब खुद क्लियर कर सकते हैं, कॉमेंट में भी बता सकते हैं। अगर सबसे पहले आप नए हो तो लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी पढ़ सके इस वीडियो के माध्यम से। हाँ तो शुरू करते हैं। देखिए आपको पढ़ाया गया था, लेक्चर देखे होंगे, उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी तो आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपने जाना कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में आपतन कोण परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या आपस में समान होता है। तो परावर्तन के नियम से कौन सा निर्धारित हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। ये वाला तो होगा ही नहीं, आपतन कोण बराबर विचलन कोण भी नहीं होगा। अब परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ये आपने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा आपने पढ़ा क्या कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही बात ने अभी पीछे वाले में पढ़ा है। अभी देखिए आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां हमारा प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश की जो तरंग है उसका कौन सा उदाहरण इसमें सही है, ठीक है। तो देखिएगा ध्वनि तरंग, ध्वनि का मतलब होता है बोलने वाली तरंग, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय का मतलब होता है जो चुंबकीय तरंग होता है, चुंबक के जरिए चिपकाया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी मैग्निफिक, ठीक है। तो पराबैंगनी तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो पराबैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये हमारा राइट आंसर नहीं है। पराबैंगनी विकिरण भी तरंग भी नहीं होता है, ध्वनि तरंग भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत का चुंबकीय तरंग होता है जो प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपने तो पढ़ा ना, वहाँ पर सीधा प्रतीत होता है। और क्या होता है इसमें वस्तु का प्रतीत सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। और क्या होता है इसमें वस्तु का समान आकार का भी बनता है। कैसा बनता है, समान आकार का भी बनता है प्रतिबिंब। इसमें समान आकार का, कौन आकार का, समान आकार का बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया वास्तविक, दूसरा में काल्पनिक, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप बोल रहा है वास्तविक या फिर काल्पनिक, तो यहाँ पर हमारा वास्तविक भी नहीं है बच्चों, और सी भी नहीं होगा, ए और बी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक होता है तो ये कहाँ, यहाँ पर इसको काल्पनिक को पर्दे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप याद रख लेंगे, ठीक ना, इसको पर्दे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
आगे चलते हैं, अगला का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जो होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के क्या बनेगा, समान आकार का बनता है। इसका जो क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत या फिर शून्य या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो हम बताते चले कि इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर होता नहीं है, और सी भी 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, और बी जो हमारा है वो शून्य, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनंत। याद रखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है, सीधा बनता है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा इसकी दूर बिंदु, फोकस बिंदु जो होता है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, याद रखेंगे, उल्टा एवं वास्तविक और समान आकार का बने। 3 चीज बनेगा, एक तो उल्टा बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा, तीसरा समान आकार का बनेगा। तो ये कहाँ पर रखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु कहाँ पर रखेंगे, किस जगह पर रखेंगे, जहाँ पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और फिर कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए बताते चले कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ध्रुव पर, किस पर, पोल बिंदु पर, क्या इस बिंदु पर बनेगा बच्चों, क्या पोल पे बनेगा, ऐसा पूछ रहा है, या फिर अनंत पर, या पूछ रहा है अनंत पर, माने कि ... अनंत पर बनेगा, या फिर वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर क्या इस पर बनेगा, ठीक है, या फिर किस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी कि या फिर हमारा यहाँ पर क्या है, फोकस बिंदु है, तो इस पर बनेगा क्या। तो इन सभी में से पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है, इस सभी में से आपको बताना है कि जो इसका जो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जब रखेंगे तो रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वास्तविक या समान आकार का बनेगा, तो वो क्या होगा, हमारा ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव पर नहीं बनेगा, या फिर अनंत पर भी नहीं बनेगा, अनंत पर भी नहीं बनेगा, और फोकस पर भी नहीं बनेगा, यानी फोकस पे भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसी पर बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे आप कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जो है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो पूछा जा रहा है कैसा होता है, तो या तो सीधा एवं आवर्धित, या उल्टा एवं आवर्धित, या सीधा एवं हरासित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो किस पर होता है, सीधा एवं आवर्धित नहीं होता है, उल्टा एवं आवर्धित भी नहीं होता है, और इनमें से कोई ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन है इसमें, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हरासित होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक जो बनता है प्रतिबिंब प्राप्त होता है सीधा एवं हरासित होता है। आगे चलते हैं, यानी बड़ा होता है। ठीक है, हरासित का मतलब, तो इसमें देखिए 10वां जो है कि, एक मिनट देख ले, सीधा एवं छोटा होगा, यहाँ पर छोटा। ठीक है, दर्पण 10वां जो है दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है 1/v, यहाँ पर ऐसे हम लिखते चलते हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बी आप देखेंगे, बी में लिखा हुआ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर सी में दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों, दिया हुआ 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक ना,
उसके बाद लास्ट डी जो दिया हुआ है वो 1/f प्लस 1/u 1/v है, ठीक है, सॉरी v है, तो 1/v उसके बाद बराबर 1/u। इस टाइप से हम आपको लिख दिए हैं और टाइपिंग में इस टाइप से है। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो ऑप्शन इसमें से कौन सही है, ठीक है। दर्पण का जो सूत्र होता है, क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, या 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v बटे ये होता है v। तो d देखेंगे, या फिर 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा d होगा ही नहीं, c भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट ए आंसर हो जाएगा। ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा राइट आंसर है, यानी दर्पण का सूत्र प्लस में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जब हम सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर शेविंग वगैरह करवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप याद करिए, लेक्चर जब देखे थे या थ्योरी देखे थे, सब्जेक्टिव को पढ़े थे, तो हम आपको बताए थे सभी दर्पण के उपयोग को, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं, ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर देखिए समतल भी नहीं होगा, समतल भी नहीं होगा, उत्तल भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा डी भी नहीं होगा, और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण जो होता है जिसका उपयोग दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? किसी कार है, कोई कार है और उसके अग्रदीप यानी आगे वाला शीशा, आगे वाला जो शीशा है, आगे वाला जो शीशा है, ठीक है, साइड वाला नहीं पूछ रहा, आगे वाला अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण का नाम पूछ रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? याद रखें, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर देखिए डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने थ्योरी देखा होगा या लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। दूसरा में आज 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? यानी वाहन के पीछे देखने के रूप में, वाहन के पीछे देखने के रूप में जो गाड़ी होता है तो पीछे जो देखते हैं किस में देखते हैं? साइड मिरर में ना, साइड मिरर में जो देखते हैं पश्च दृश्य का मतलब पीछे देखने के रूप में जो किया जाता है उस दर्पण का नाम पूछा जा रहा है। तो उस दर्पण का नाम आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण होता है या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन नहीं होगा, समतल दर्पण भी नहीं होगा और अवतल दर्पण भी नहीं होगा। अवतल दर्पण में आपने पढ़ा कि क्या होता है? अग्रदीप में होता है या वाहनों के हेडलाइट में होता है, मगर उत्तल दर्पण जो होता है वाहनों के साइड मिरर में भी होता है। आप इस टाइप से बता देंगे कि साइड मिरर में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का या पश्च दृश्य के रूप में, ठीक है। तो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। आगे देखेंगे, आगे है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। जब नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी रखा रहेगा और उस बिंब की दूरी ली जाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? या तो धनात्मक या ऋणात्मक या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है? धनात्मक नहीं होता है, धनात्मक नहीं होता है। और सी में देखेंगे, सी में ए और बी ये भी नहीं होता, गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है।
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है, धनात्मक। तो आपको पढ़ाए थे, ठीक है, याद करिए, नहीं याद है तो बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, या अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, या इनमें से सभी होगा। तो आपको याद रखने इस टाइप के क्वेश्चन में कि धनात्मक किसकी होती है, समतल की नहीं होती है, अवतल की भी नहीं होती है, और इनमें से सभी होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो क्या हो, ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्या होगी। यदि कोई बिंब है और उसका प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक आया, क्या है, यानी माइनस में आए, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जा रहा है कैसा होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, आभासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी तो होगा ही नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं होता है, और आभासी और सीधा भी नहीं होता है, काल्पनिक और सीधा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, इसका राइट आंसर। ठीक ना, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं यानी डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा उपकरण, कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जो मरीजों को चेक करे, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बना सके, मरीजों के जब दांत को देखे तो उसका प्रतिबिंब को बड़ा बना सके देखने के लिए। तो वैसे दर्पण में किसका उपयोग किया जाएगा, कौन से दर्पण का। देखिए पहला दिया हुआ समतल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो दांत के लिए भी जो इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, समतल दर्पण नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में तो छोटा होता है, सी में तो क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। और समतल में क्या होता है, समान होता है, समतल में क्या होता है, समान होता है, और इनमें से तो कोई होगा नहीं। अवतल में क्या होता है, तीनों होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा और बड़ा, या फिर क्या होगा, बड़ा होता है, या फिर समान आकार का होता है। तो यहाँ पर जो दांत विशेषज्ञ इस्तेमाल करेगा वो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। ठीक ना, इससे ही विशेषज्ञ क्या करेंगे, दर्पणों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्वेश्चन है, ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता, परिभाषा आपको याद होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं, मुख्य फोकस, या वक्रता त्रिज्या, या प्रधान अक्ष, या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ये हमारा मुख्य फोकस तो होगा ही नहीं, ठीक है, यानी देखिए फिर से गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण पाल लेंगे का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल, सीमा रेखा का व्यास, सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहला रहा है, फोकस कहलाता है, क्या फोकस कहलाता है, या वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यानी कि आर कहलाता है, क्या यानी कि आर कहलाता है, क्या या प्रधान अक्ष कहलाता है, क्या या सेंटर बिंदु प्रधान अक्ष कहलाता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो हमारा बी भी राइट आंसर नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या भी नहीं होता, और सी भी नहीं होगा, प्रधान अक्ष भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है जिसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक ना, तो आपको यहाँ पर याद रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है ये वाला सूत्र पर चलना है, F बराबर R/2। तो यहाँ पर R जो है हमारा दिए हुआ है, R का मान कितना दिए हुआ है, 32, R का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस सूत्र से चलेंगे, इसलिए F बराबर क्या होता है, R/2। तो F का मान कुछ नहीं पता, R का मान कितना हुआ 32, अब बट्टा 2 तो कितना निकला
16 निकला। आप देखेंगे ये जो 16 निकला, F का मान जो 16 निकला है बच्चों, F का मान जो 16 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पर कौन सा दर्पण बोल रहा है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जब उत्तल दर्पण में हो तो क्या आ जाएंगे? ये प्लस में आएंगे। क्या चीज़ में आएंगे? प्लस में आएंगे। तो खोजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्या? प्लस 8 सेंटीमीटर, रॉन्ग हो जाएगा ना, गलत। माइनस 8 सेंटीमीटर, गलत। ठीक है, प्लस 16 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लस 16 सेंटीमीटर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो निकालें, और ये डी ऑप्शन गलत है। ठीक ना। तो आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा क्या है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी सैलून में जो आप जाते हैं उस समय जो हजामती दर्पण लगा रहता है आपके सामने, वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोलेंगे ए में देखिए अवतल दर्पण होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है, या समतल दर्पण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। समतल दर्पण भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान होता है। उत्तल में छोटा होता है, इसमें क्या होता है? छोटा होता है। आपको बार बार बता रहे हैं छोटा होता है। और इसमें क्या होता है? समान होता है। इसमें समान होता है, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा अवतल दर्पण। ठीक है, बड़ा और छोटा समान आकार का बनता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में भी किया जाता है। राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण जो है, इसके गोलीय दर्पण के किस में भाई? गोलीय दर्पण के किसके? फोकसांतर, यानी इस फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? देखिए, आर बराबर 2f, या एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर बटा 4, या आर बराबर एफ बटा 2। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, या तो f बराबर आर बाई 2 लिख सकते हैं, ये संबंध होता है। और या फिर आप बता सकते हैं r बराबर 2f क्या होता है? यही दो सूत्र से हम लोग पढ़े होंगे संबंध वाला में। तो हमारा संबंध यहाँ पर जो होता है, असल संबंध होगा r बराबर 2f। ठीक ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक ना। तो राइट आंसर r बराबर 2f हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। तो हम देखेंगे, पहला दिया हुआ केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या केवल समतल दर्पण, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो किस दर्पण में पूछ रहा है? प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, हमेशा सीधा होता है। तो या तो आप केवल अवतल देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद या तो आप केवल उत्तल देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और केवल समतल देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बच गया कौन? ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल होगा, या तो क्या होगा? समतल अथवा उत्तल, दोनों हो सकता है। ठीक ना। तो ये आंसर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल जो दर्पण है उसका फोकस दूरी पूछ रहा है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? इसकी एफ क्या होती है? फोकस दूरी एफ क्या होती है? तो आपको याद रखना है, धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है, या कभी ऋणात्मक और कभी धनात्मक हो जाती है, या फिर शून्य हो जाती है। तो फोकस हमेशा याद रखें कि अवतल दर्पण जो होगा इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल की होती है प्लस में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तो होगा ही नहीं। क्या? ए तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है, बाद बाकी ऑप्शन गलत है। तो हमारा क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका कमेंट में आप बताएंगे, या अभी बताएं, जल्द से जल्द कमेंट करें कि इसका राइट आंसर कौन होगा। जब तक कि अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना पहले, उसका दोस्तों के पास शेयर करना। शेयर करेंगे तभी तो यार आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाते, आपके लिए इतना सोच समझ के लाते सारे वीडियो को जो आपके फ़ायदेमंद हो सके। तो आपका भी फर्ज बनता है शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों, साथियों। ठीक है,
तो आइए पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ उत्तल या अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा जब वस्तु का प्रतिबिंब जो बने बोल देगा छोटा बनता है तो या छोटा बनता है, तो अभी तो कितनी दफ़ा बताएं आपको, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब केवल छोटा होता है, बाद बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। तो आपको अभी हमने कितना क्वेश्चन किया बोर्ड पे लाकर दिखाया, लेसन नंबर 1 से 24 क्वेश्चन कुल मिलाकर लाया हूं। अगर आपको जरूरत होगा तो इससे भी अधिक और क्वेश्चन मैं ला सकता हूं। आपने बताया, आपको कमेंट में बताना है कि हाँ सर मैंने 24 में से कितना क्वेश्चन सही किया। अगर आप 20 प्लस करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, पहला लेसन को बहुत अच्छे से लेक्चर लगाए हैं और समझे हैं। ठीक है, तो अगर 20 सही है तब, ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अंत बात यही कहूँगा फिर से एक दफ़ा कि आप लोग लाइक शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।